कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां हम कैप्टन ब्रॉडी टॉरेंस को देखते हैं। वो काफी हड़बड़ी में अपनी बेटी से बात करते हुए एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे क्योंकि आज उनकी फ्लाइट अमेरिका के लिए रवाना होने वाली है। उनकी बेटी वहीं रहती है पर काम में बिजी होने की वजह से टॉरेंस अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते। लेकिन आज उन्होंने छुट्टी ली है और इस फ्लाइट के अमेरिका पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी से मिलेंगे, जिसके लिए टॉरेंस बहुत खुश हैं। प्लेन में चढ़ने के बाद उनकी मुलाकात वाइस कैप्टन डेल से होती है। कुछ ही देर में एयरप्लेन कंपनी का वेदर डिपार्टमेंट हेड कैप्टन को बताता है कि आज उनका सफर बहुत खराब मौसम के बीच से होने वाला है। साउथ चाइना सी के ऊपर मौसम बिगड़ने के चांस हैं। ये सुनकर कैप्टन प्लेन को दूसरे रास्ते से ले जाने की बात कहते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है क्योंकि इसमें 18,000 लीटर तेल ज्यादा लगेगा। इसके अलावा आज की फ्लाइट में पैसेंजर्स भी बहुत कम हैं, सिर्फ 14 लोग। इसलिए कंपनी कम से कम खर्चे में प्लेन को अमेरिका तक पहुंचाना चाहती है ताकि उनका फायदा हो। खैर, कुछ देर बाद कैप्टन को बताया जाता है कि उनकी फ्लाइट में लुइस नाम का एक कातिल मुजरिम भी सफर करेगा, जिसके साथ हमेशा एक पुलिस ऑफिसर रहेगा। वो पुलिस ऑफिसर कैप्टन से उन्हें सबसे पीछे की सीट देने को कहता है ताकि वो आम पैसेंजर्स से अलग रहें। कैप्टन उनकी बात मानकर उन्हें सबसे पीछे की सीट दे देते हैं और क्रू मेंबर्स को उस मुजरिम से दूरी बनाए रखने को कहते हैं क्योंकि वो पैसेंजर्स की सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। सारी तैयारी पूरी होने के बाद वो टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाते हैं और प्लेन धीरे धीरे सिंगापुर से उड़ान भरता है। सफर की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। वाइस कैप्टन डेल टॉरेंस को अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है और टॉरेंस भी उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाते हैं। उनकी बेटी के अलावा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं है। टॉरेंस की वाइफ का सालों पहले देहांत हो चुका है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी तरह आपस में बातें करते हुए प्लेन आगे बढ़ता है। वक्त न्यू ईयर का था और सभी पैसेंजर्स भी प्लेन में काफी खुश थे, लेकिन तभी अचानक प्लेन डगमगाने लगता है, जिसका मतलब था कि वो साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच चुके हैं। बादलों की तेज गर्जना और हवा की रफ्तार से प्लेन का हिलना और बढ़ जाता है, जिससे पैसेंजर्स के बीच डर बैठ जाता है। टॉरेंस सबको शांत करने के लिए कॉकपिट से बाहर आते हैं, लेकिन तभी उनके प्लेन पर एक जोरदार बिजली गिरती है, जिसकी वजह से टॉरेंस के सिर पर चोट भी लगती है। पैसेंजर्स को देखने के बाद किसी तरह वो वापस कॉकपिट में आते हैं, लेकिन बिजली गिरने की वजह से प्लेन के कई सिस्टम खराब हो चुके होते हैं। कंट्रोल सेंटर के साथ उनका संपर्क भी टूट जाता है और उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिल पाता। सिस्टम फेलियर की वजह से अब प्लेन सिर्फ बैटरी के सहारे उड़ रहा है। अब उन्हें हर हाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी ही होगी, लेकिन घने काले बादलों ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है। फिलहाल वो कहाँ हैं या आसपास लैंडिंग की कोई जगह है भी या नहीं, ये काले बादलों की वजह से देख पाना नामुमकिन था। इसलिए वो प्लेन की स्पीड और समय का अंदाजा लगाकर एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि वो अभी कहाँ हो सकते हैं। कैप्टन प्लेन को काफी नीचे ले जाते हैं। इसी बीच वो पुलिस ऑफिसर अपनी सीट बेल्ट खोल देता है, जिसकी वजह से प्लेन के तेजी से नीचे गिरने पर उसका सिर छत से जोर से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। काफी नीचे आने के बाद भी कैप्टन को सिर्फ समंदर का पानी ही दिखाई देता है, इसलिए वो पानी पर ही लैंड करने का फैसला करते हैं। हालांकि पानी की लहरें इतनी तेज थीं कि सबके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। तभी कैप्टन को दूर एक आइलैंड नजर आता है। उन्हें नहीं पता कि वो कौन सी जगह है, पर जान बचाने के लिए वहीं लैंड करना जरूरी था। वो किसी तरह प्लेन को आइलैंड की तरफ मोड़ते हैं और क्रैश होने से पहले आइलैंड की एक सड़क पर बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ प्लेन को लैंड करा देते हैं। लेकिन इंजन की बेहिसाब गर्मी अभी भी प्लेन को तबाह कर सकती थी, इसलिए डरे हुए पैसेंजर्स को तुरंत नीचे उतारा जाता है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत होती है, एक वो पुलिस ऑफिसर और दूसरी प्लेन की ही एक क्रू मेंबर। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एयरलाइन कंपनी के हेडक्वार्टर में कंपनी के मालिक टेरी को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्लेन सिंगापुर से टेक ऑफ करने के बाद पश्चिमी फिलीपींस की किसी जगह पर गायब हो गया है, पर सटीक लोकेशन किसी को नहीं पता थी। इसलिए टेरी डेविड नाम के एक स्पेशल रेस्क्यू ऑफिसर को बुलाते हैं और प्लेन को ढूंढने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं। इतने खतरनाक और खराब मौसम में प्लेन को भेजने की बात सुनकर डेविड भी हैरान रह जाते हैं, पर वो बिना वक्त बर्बाद किए रेस्क्यू का काम शुरू कर देते हैं क्योंकि एक एक मिनट कीमती था। प्लेन फिलीपींस के जिस पश्चिमी हिस्से में गायब हुआ है, वहां आतंकवादियों का राज है, यानी अगर गलती से भी पैसेंजर्स उनके हाथ लग गए तो वहां से जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रेस्क्यू ऑफिसर डेविड 4 लोगों की एक स्पेशल टीम तैयार करते हैं और अपने साथ आधुनिक हथियार और ढेर सारे पैसे लेकर निकल जाते हैं। उधर आइलैंड पर पैसेंजर्स अभी भी डरे हुए थे क्योंकि वहां मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं था। साथ ही प्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइस और रेडियो सब खराब हो चुके थे, संपर्क पूरी तरह कट चुका था। सबके मन में यही सवाल था कि क्या वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे। कैप्टन टॉरेंस उन्हें हालात के बारे में बताते हैं कि बिजली गिरने की वजह से प्लेन का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए जब तक कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आती तब तक उन्हें इंतजार करना होगा।
हालांकि कैप्टन टॉरेंस उन सबको वादा करते हैं कि वो जैसे भी हो सबको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल कर ले जाएंगे। कैप्टन की बातों से पैसेंजर्स अब थोड़े शांत होते हैं। इसके बाद वो प्लेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली गिरने की वजह से कम्युनिकेशन के साथ साथ प्लेन के कई हिस्से डैमेज हो चुके थे। तभी वाइस कैप्टन डेल पास मौजूद मैप को देखकर कैप्टन को एक ऐसी बात बताते हैं जो उनकी चिंता बढ़ा देती है। ये आइलैंड जोलो आइलैंड है, दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स में से एक। यहाँ किसी सरकार या कानून का राज्य नहीं है, यहाँ सिर्फ बेरहमी और कत्लेआम चलता है। आतंकवादियों से लेकर खूंखार डाकुओं का यहाँ बसेरा है। पैसों के लिए लोगों को किडनैप करना और उनकी हत्या करना इनके लिए बहुत मामूली बात है, खासकर विदेशी लोगों के साथ। कैप्टन ये बात आपस में ही रखने को कहते हैं क्योंकि इससे पैसेंजर्स में दहशत फैल सकती थी, लेकिन किसी न किसी तरह कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करना जरूरी था। इसलिए कैप्टन जंगल में एक बस्ती की तरफ जाने का फैसला करते हैं जिसे कल रात लैंडिंग के वक्त उन्होंने ऊपर से देखा था। शायद उस बस्ती से कोई मदद मिल जाए। कैप्टन अकेले नहीं बल्कि उस मुजरिम लुइस को भी अपने साथ ले जाने की बात कहते हैं। पुलिस वाले की बॉडी हटाते वक्त कैप्टन ने लुइस के सामान से जान लिया था कि वो एक एक्स कमांडो है, इसलिए उसे जिंदा बचने के कई पैंतरे पता हैं। साथ ही वो एक क्रिमिनल है तो उसे पैसेंजर्स से दूर रखना ही बेहतर था ताकि वो खुद को सेफ महसूस करें। ये सोचकर कैप्टन उसकी हथकड़ी खोल देते हैं और उसे साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ डेल की बात सच साबित होती है। यह वही खतरनाक जोलो आइलैंड ही है। कल रात एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आतंकवादियों के सरगना दातू तक पहुंच चुकी है। उधर न्यूयॉर्क कंट्रोल सेंटर में अभी भी प्लेन को ढूंढने का काम जारी है। प्लान के मुताबिक जब तक प्लेन की सही लोकेशन नहीं मिल जाती तब तक कमांडोज को पश्चिमी फिलीपींस के आसपास ही रहने को कहा जाता है। आइलैंड से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश जारी रहती है। वाइस कैप्टन डेल प्लेन को ठीक करते करते खुशकिस्मती से उसका कंप्यूटर सिस्टम चालू कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कई टेक्निकल दिक्कतें थीं, यानी प्लेन को लेकर ज्यादा दूर जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्हें हर हाल में रेस्क्यू टीम की जरूरत थी। कैप्टन टॉरेंस जंगल के रास्ते मदद की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं उन्हें पता चलता है कि लुइस भाग गया है। कैप्टन जानते थे कि इस जंगल में अकेले बचना कितना मुश्किल है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जंगल के काफी अंदर पहुंचने पर कैप्टन को एक पुराना घर दिखता है। दीवार पर गोलियों के निशान और नीचे बिखरे हुए कारतूस देखकर वो सतर्क होकर अंदर जाते हैं। पूरी जगह सुनसान और खाली थी। तभी कैप्टन की नजर दीवार पर लगे एक पुराने टेलीफोन पर पड़ती है। फोन खराब था, पर किसी तरह उसे ठीक करके वो कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मिलाते हैं। कैप्टन उन्हें अपनी मौजूदा सिचुएशन और सही लोकेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन फोन पर मौजूद शख्स इसे एक प्रैंक कॉल समझ लेता है। दरअसल सुबह से ही कंपनी की हेल्पलाइन पर कई लोग इसी तरह फोन करके मजाक कर रहे थे, इसलिए वो फोन काट देता है। अब टॉरेंस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो वो अपनी बेटी को फोन करते हैं और सारा मामला समझाकर यह खबर तुरंत एयरलाइन कंपनी तक पहुंचाने को कहते हैं। बातचीत के दौरान ही अचानक पीछे से कोई उन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और काफी देर लड़ने के बाद टॉरेंस किसी तरह उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन तभी 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है और एक शख्स उनकी तरफ बढ़ता है। टॉरेंस टेबल के पीछे छिप जाते हैं, पर वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लुइस था। बाहर खड़े 2 आतंकवादियों को मारकर वो कैप्टन को बचाने के लिए यहाँ आया था। आखिर वो भागकर जाता भी कहाँ? इस आइलैंड के चारों तरफ समंदर है और जंगल में कदम कदम पर मौत का डर। लुइस कैप्टन की हिफाजत के लिए उन्हें एक बंदूक देता है और थोड़ा पानी पीने को कहता है। खुद को संभालते हुए टॉरेंस सीढ़ियों से नीचे आते हैं और एक अजीब चीज देखते हैं। एक कमरा जहाँ वीडियो कैमरा लगा था और सामने खून के दाग थे। वहाँ कई देशों के पासपोर्ट भी पड़े थे। कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। ये आतंकवादी अलग अलग देशों के नागरिकों को यहाँ कैद करके रखते थे और फिर पैसे मांगते थे। पैसे न मिलने पर हर किसी को बेरहमी से मार दिया जाता था। खतरा भांपते ही टॉरेंस और लुइस बाहर खड़ी एक गाड़ी लेकर तेजी से अपने प्लेन की तरफ भागते हैं, क्योंकि अब पैसेंजर्स की जान खतरे में थी। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स हताश बैठे थे। तभी उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है मदद आ गई, पर वो गाड़ियां आतंकवादियों की थीं। वो लोग मॉडर्न हथियारों और मशीन गनों के साथ गाड़ियों से उतरते हैं और पैसेंजर्स को डराने के लिए हवा में फायरिंग करते हैं। सबको समझ आ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और ये लोग उन्हें किडनैप करने आए हैं। फायरिंग की आवाज टॉरेंस और लुइस के कानों तक भी पहुंचती है, इसलिए वो गाड़ी को जंगल में ही छोड़कर छिपते हुए प्लेन
की तरफ बढ़ते हैं। आतंकवादी सबको गन पॉइंट पर लेकर कैप्टन और सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांगते हैं। मजबूरी में उन्हें लिस्ट देनी पड़ती है। आतंकवादियों को पता चल जाता है कि कैप्टन वहां मौजूद नहीं है, इसलिए वो डेल पर बंदूक तानकर कैप्टन के बारे में पूछते हैं। टॉरेंस और लुइस ये सब छिपकर देख रहे थे। पैसेंजर्स को खतरे में देख टॉरेंस उन्हें बचाने जाना चाहते हैं, लेकिन लुइस उन्हें किसी तरह शांत करता है क्योंकि वहां जाना सीधा मौत को दावत देना था। इसी बीच एक महिला पैसेंजर डर के मारे भागने की कोशिश करती है तो आतंकवादी उसे सरेआम गोली मार देते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को भी बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। दूर से ये सब देखने के अलावा टॉरेंस और लुइस के पास कोई चारा नहीं था। अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखकर हर पैसेंजर के मन में मौत का डर बैठ जाता है। आतंकवादियों का सरगना दातू सभी पैसेंजर्स को एक बस में भरकर अपने साथ ले जाता है और 2 लोगों को वहीं छोड़ देता है ताकि वो पैसेंजर्स का सामान बटोर कर ला सकें। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉरेंस और लुइस एक आतंकवादी को मार देते हैं और दूसरे को गन पॉइंट पर लेकर पूछताछ शुरू करते हैं कि पैसेंजर्स को कहां ले जाया गया है। पहले तो वो कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन काफी सख्ती से पूछताछ करने के बाद आखिरकार वो उनकी लोकेशन उगल देता है। कैप्टन अब और वक्त बर्बाद नहीं करते और प्लेन के कॉकपिट में जाकर अपनी यूनिफॉर्म पर उस जगह का पता लिख देते हैं। इसके बाद वो उस आखिरी आतंकवादी को भी खत्म कर देते हैं और उसकी जीप लेकर बताए गए पते की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क कंट्रोल सेंटर में कंपनी के मेंबर्स के पास प्लेन की सही लोकेशन पहुंच जाती है। डेविड तुरंत वो लोकेशन उन 4 स्पेशल फोर्स कमांडो की टीम को भेज देता है। इधर आइलैंड पर सभी पैसेंजर्स को एक सुनसान बस्ती में लाइन से खड़ा करके आतंकवादी उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें उनके नाम और देश की जानकारी ली जाती है ताकि उनके बदले उनकी सरकारों से मोटी फिरौती मांगी जा सके। इसी बीच वो 4 स्पेशल फोर्स कमांडो प्लेन वाली लोकेशन पर लैंड करते हैं, जिसे न्यूयॉर्क में बैठा टेरी और उसकी टीम लाइव देख पा रही थी। कमांडो चारों तरफ सर्च ऑन ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर कैप्टन टॉरेंस के छोड़े हुए उस पते के अलावा उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। दूसरी ओर टॉरेंस और लुइस आतंकवादियों की उस बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहां हर तरफ बंदूकधारी पहरा दे रहे थे। वो बड़ी चालाकी से 2 आतंकवादियों को मार गिराते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां पैसेंजर्स को कैद किया गया था। आसपास के पहरेदारों को खत्म करने के बाद कैप्टन पैसेंजर्स को बताते हैं कि उन्हें वापस प्लेन के पास जाना होगा क्योंकि रेस्क्यू टीम किसी भी वक्त वहां पहुंचती होगी। कैप्टन सभी को बस में चढ़ने को कहते हैं, लेकिन बस रवाना होने से पहले ही लुइस उन्हें बताता है कि सामने भारी तादाद में हथियारों से लैस आतंकवादी खड़े हैं और यहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। कैप्टन गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो पैसेंजर्स के चेहरों की तरफ देखते हैं जो अपने अपनों के पास लौटने की उम्मीद लगाए बैठे थे। टॉरेंस फैसला करते हैं कि वो आतंकवादियों के आगे सरेंडर कर देंगे ताकि सबका ध्यान भटक जाए और बाकी लोग निकल सकें। लुइस जानता था कि इन दरिंदों के हाथ लगना मतलब अपनी जान और परिवार को हमेशा के लिए खो देना है, पर कैप्टन के पास और कोई चारा नहीं था। आतंकवादी कैप्टन को पीटते हुए अपने लीडर दातू के पास ले जाते हैं। टॉरेंस निडर होकर उसे चेतावनी देते हैं कि बहुत जल्द यहाँ भारी फौज पहुंचने वाली है, इसलिए वो मासूम पैसेंजर्स को छोड़ दे। दातू को कैप्टन की बातें रास नहीं आती और वो उन्हें जान से मारने का हुक्म दे देता है। ठीक उसी पल स्पेशल फोर्स वहां धुआंधार एंट्री लेती है और आतंकवादियों के साथ उनकी खूनी मुठभेड़ शुरू हो जाती है। कमांडो कई आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं और कैप्टन समेत सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बचाकर वहां से निकाल लेते हैं। हालांकि दातू इस हमले से आगा बबूला हो जाता है और अपनी बस्ती के हर आदमी को जंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। इधर गाड़ी में कमांडो से टॉरेंस को पता चलता है कि वे सिर्फ पैसेंजर्स को प्रोटेक्शन देने आए हैं, वे कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। असली रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुंचने में अभी भी 24 घंटे का वक्त लगेगा। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि इस खौफनाक आइलैंड पर 1 मिनट भी जिंदा बचना नामुमकिन था। तभी कैप्टन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो सभी पैसेंजर्स को लेकर तेजी से प्लेन की तरफ भागते हैं। कैप्टन टॉरेंस सबको बताते हैं कि प्लेन को किसी तरह ठीक तो कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इसका रडार सिस्टम और कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हैं। फिर भी वे किसी तरह यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं और यही यहाँ से जिंदा बचने का इकलौता मौका है, क्योंकि कुछ ही देर में आतंकवादी अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर देंगे। वो सभी पैसेंजर्स को जल्दी जल्दी प्लेन में चढ़ने को कहते हैं और स्पेशल फोर्स आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी आतंकवादियों की 2 गाड़ियां प्लेन के सामने से अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए आती दिखती हैं। स्पेशल फोर्स के जवान उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं और एक एक करके कई आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। टीम का स्नाइपर चुन चुनकर आतंकवादियों के सिर उड़ा देता है, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी उड़ान भरनी थी। कैप्टन आखिरी बार प्लेन चेक करते हैं और स्पेशल फोर्स के हेड रॉबर्ट को बता देते हैं कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। वो इंजन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबको इसी बीच प्लेन में चढ़ना होगा। वो लुइस को भी शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसकी मदद के बिना पैसेंजर्स को बचा पाना मुमकिन नहीं था। कैप्टन भागकर कॉकपिट में जाते हैं और प्लेन को टेक ऑफ
ऑफ के लिए रेडी करते हैं। इधर आतंकवादियों की तादाद बढ़ती जा रही थी और स्पेशल फोर्स उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाती। आतंकवादी अब सीधे प्लेन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच लुइस अपनी गन लोड करते वक्त नोटों से भरा वो बैग देखता है, पर वो उसे वहीं छोड़ देता है और स्पेशल फोर्स को प्लेन में चढ़ने के लिए कवर फायर देना शुरू करता है। उधर कैप्टन कंट्रोल सेंटर से किसी ऐसी सुरक्षित जगह की लोकेशन मांगते हैं जहां वो सेफ लैंडिंग कर सकें। कंट्रोल सेंटर से बताया जाता है कि जोलो आइलैंड से 300 मील दूर एक दूसरा आइलैंड है जिसके एयरपोर्ट पर वे लैंड कर सकते हैं। कैप्टन तुरंत स्पेशल फोर्स के मेंबर्स को प्लेन में चढ़ने को कहते हैं। जैसे ही सब चढ़ जाते हैं, मौका पाकर लुइस पैसों वाला बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। प्लेन के उड़ान भरने से ठीक पहले एक आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर से प्लेन को टारगेट करता है, लेकिन भागने से पहले लुइस जंगल के अंदर से ही उस आतंकवादी को गोली मार देता है। प्लेन तेजी से दौड़ते हुए दांतू की गाड़ी को टक्कर मारता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। हालांकि एक इंजन खराब होने की वजह से प्लेन दोबारा डगमगाने लगता है और नीचे की तरफ आने लगता है, पर कैप्टन पूरी जान लगाकर प्लेन को संभालते हैं और सामने वाले एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा देते हैं। कैप्टन टॉरेंस, वाइस कैप्टन डेल और स्पेशल फोर्स की बहादुरी की वजह से सभी पैसेंजर्स की जान बच जाती है। सभी तालियों के साथ कैप्टन का सम्मान करते हैं। एयरपोर्ट की रेस्क्यू टीम सभी पैसेंजर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करती है। आखिर में अपनी बेटी के पास सही सलामत लौटने की खुशी में कैप्टन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत फोन पर अपनी बेटी को यह खुशखबरी देते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।